हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें हम IoT मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम गाइस फोर्थ चैप्टर के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। और फोर्थ चैप्टर के सेकंड पार्ट में गाइस आप हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं IDE एनवायरनमेंट के बारे में। IDE एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, देखिए बताती हूँ। सबसे पहले हम अपना आर्डिनो ओपन करते हैं, यहाँ से आर्डिनो सॉफ्टवेयर। उसके लिए सर्च में जाके सिंपल आपको आर्डिनो लिखना है और यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देना है। देखिए ये आपका आर्डिनो का सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब गाइस ये जो बेसिकली सॉफ्टवेयर है, इसको हम IDE बोलते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, IDE का फुल फॉर्म गाइस पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था, जिसमें IDE का पूरा नाम क्या होता है। I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, D का मतलब होता है डेवलपमेंट और E का मतलब होता है एनवायरनमेंट। ओके, सो IDE का मतलब क्या होता है। IDE का पूरा मतलब क्या हुआ कि कोड डेवलप करने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना जिसमें हमको सारी चीजें स्वतः ही बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कोई कोड लिखूंगी, कोई प्रोग्राम जनरेट करूंगी, तो प्रोग्राम जनरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे क्या दे रहा है, एक एनवायरनमेंट दे रहा है। और उस एनवायरनमेंट में वो क्या कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है कई सारे टूल्स, कई सारी चीजें प्रदान करके, जिनका मैं यूज अपने आर्डिनो प्रोग्राम को बनाने में करूंगी। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इतना जान लीजिए कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करेगा, मेरी सहायता करेगा कोड को डेवलप करने में। और कैसे सहायता करेगा, ये मुझे क्या करेगा, कई सारे बेसिक टूल्स प्रोवाइड करेगा, कई सारी सिस्टम्स की ऐसी चीजें प्रोवाइड करेगा जो कि मेरी कोडिंग में हेल्पफुल होगी। सपोज गाइस ये आर्डिनो सॉफ्टवेयर ही नहीं होता तो मैं कोड किस में लिखती। ठीक है, तो ये मेरी हेल्प कर रहा है कोड लिखने में। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो हम IDE का ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है, जो IDE, इसका प्रॉपर एनवायरनमेंट क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो आज के वीडियो लेक्चर में हम जानते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो IDE एनवायरनमेंट है उसमें बेसिक सबसे खास दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है एडिटर और दूसरा पार्ट होता है कंपाइलर। ओके, अब ये एडिटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, आइए जानते हैं। गाइस ये जो एरिया जिसमें कि आपको लिखा हुआ ना कि आप कोड लिख सकते हो, जैसे कि ये लिखा हुआ ना वॉइड सेटअप, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको बाय डिफॉल्ट ये वॉइड सेटअप। ठीक है, इधर वॉइड लूप, ये जो सारी चीजें आपको लिखी हुई दिख रही है, इस जगह पे गाइस आप क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। मीन्स ये आपका एक तरीके से क्या एडिटर है। सो एडिटर वो स्पेस होती है जो आपको कोड लिखने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। तो आप अपना कोड यहाँ पर लिखेंगे। तो पहली चीज समझ में आ गई, जो आपका IDE एनवायरनमेंट है इसमें दो चीजें बेसिक है। सबसे पहली चीज हो गई एडिटर जिसमें हम कोड लिखते हैं। अब जो कोड लिखा जाएगा वो हम नॉर्मल हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आर्डिनो का यूज करने के लिए हम यहाँ पे C++ लैंग्वेज का यूज करेंगे। C++ कैसी लैंग्वेज है, C++ आपकी एक हाई लेवल की लैंग्वेज है। ओके, C++ आपकी क्या है, हाई लेवल की लैंग्वेज है। जब हम C++ में कोड करते हैं तो बेसिकली हमको एक मीडिएटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसको हम गाइस बोलते हैं कंपाइलर। ओके, सो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करेगा कि मैं जो भी कोड लिखूंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है वर्ड सेटअप, अब ये वर्ड आप समझ रहे हो। ठीक है, जो सेटअप लिखा है वो भी आप समझ रहे हो, लेकिन कंप्यूटर वॉइड और सेटअप का मतलब कब समझेगा। सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया होगा इंजीनियर ने, उसने वॉइड का मतलब और सेटअप का मतलब, दोनों का मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में स्टोर किया होगा। ठीक है, स्टोर किया होगा और इस तरीके से स्टोर किया होगा कि कंप्यूटर इस वॉइड को, सेटअप को समझ जाए, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है ना। ठीक है, तो जब आप वॉइड सेटअप ये सारी चीजें लिखते हो तो बेसिकली चीजें कंप्यूटर के अंदर जाके क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। किस भाषा में, बाइनरी लैंग्वेज में, यानी ऐसी भाषा में जिसको कंप्यूटर समझता है। ठीक है, सो कंपाइलर क्या है, एक ऐसा मीडिएटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को, आप जैसे यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे वो किस लैंग्वेज में होगा, हाई लेवल में, क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस किया, C और C++ को सपोर्ट करता है। ठीक है,
तो कंपाइलर एक ऐसा मीडिएटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। ओके फाइन। साथ ही साथ में गाइस कंपाइलर सॉफ्टवेयर आपको आपकी गलतियां भी बताता है। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखा, बहुत चांसेस से आप उसमें गलती कर दो। ठीक है, प्रोग्राम लिखने का एक तरीका होता है और उसी तरीके से प्रोग्राम का कोड लिखा जाता है। ठीक है, वो तरीका हम सीखेंगे। मान लीजिए उसमें कोई गलती आपसे हो गई, तो आप कैसे समझोगे कि आपने गलती की है? भाई काम आप ही ने किया है, तो कोई तो बताने वाला होना चाहिए ना कि आप ये गलती कर रहे हैं, इस कारण आपका प्रोग्राम नहीं रन कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज होती है? इसके लिए होता है कंपाइलर। तो कंपाइलर के मुख्यतः यहाँ पे दो काम, एक तो उसने आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में परिवर्तित कर दिया ताकि आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो सके। दूसरा काम, आप जो भी प्रोग्राम के कोड लिखते हो, ठीक है, प्रोग्राम लिखने का जो कोड होता है उसका जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। ठीक है, तो अगर कोड लिखने में आपका तरीका गलत है, यानी आपका सिंटैक्स गलत है, तो कंपाइलर आपको बकायदा बता देगा कि आप ये गलती कर रहे हो, इसको सुधारो। ठीक है, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि जो आईडी, जो भी हमारा आईडी का एनवायरनमेंट होता है, उसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एडिटर, जिस जगह पर हम क्या करते हैं, अपने कोड को एडिट करते हैं यानी लिखते हैं। ठीक है, एडिट करने से मतलब यहाँ पे यही है कि हम उस अपने कोड को वहां पे पुट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज होगी कंपाइलर, एक मीडिएटर सॉफ्टवेयर जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में, यानी कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसमें कन्वर्ट करेगा। और साथ ही साथ में यदि आपके प्रोग्राम के सिंटैक्स में कोई गलती है तो उसको आपको बता देगा। ओके फाइन गाइस, नाउ अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इस आईडी के बारे में और भी बातें जानते हैं। इस आईडी में अब जो जो आपको दिख रहा है सामने, हम सबसे पहले उनके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर देखिए तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा स्केच AU31A Arduino 1.8.1.15, ये जो ए लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है? ये है मेरा टाइटल बार। ये क्या कहलाता है? टाइटल बार, यानी ऐसा बार जिसमें टाइटल लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है फाइल, एडिट, स्क्रैच, टूल, हेल्प, ये कहलाता है मेन्यू बार। ओके, अब ये जो मेन्यू बार होता है इसमें बेसिकली यहाँ पे देखिए आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, पहला है फाइल, दूसरा एडिट, तीसरा स्केच, चौथा है टूल्स और 5वें नंबर पर है हेल्प। सो हम जो मेन्यू बार के ऑप्शंस हैं इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं कि मेन्यू बार में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि प्रॉपर ये जो आपका आईडी है वो बेसिकली ये जो मेन्यू है इन्हीं के आधार पे काम करता है। इन्हीं मेन्यू बार के जो ऑप्शंस है इन्हीं के अंदर सारे आपकी हेल्प करने वाली चीजें अवेलेबल है जिनके द्वारा आप प्रोग्राम तैयार करोगे। ओके, सो हम मेन्यू बार को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, सो मेन्यू बार में सबसे पहली चीज आपको समझ में आ गई कि मेन्यू बार में आपके 5 डिफरेंट ऑप्शंस है और वो ऑप्शंस क्या क्या है अभी हमने पढ़े, जिसमें से पहला है आपका फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, स्केच, टूल्स एंड हेल्प। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू ऐसा मेन्यू है जिसकी मदद से आप न्यू फाइल को ओपन कर सकते हो, नई फाइल तैयार कर सकते हो, पुरानी फाइल्स को ओपन कर सकते हो। इस तरीके की कई सारी चीजें आपको फाइल मेन्यू में मिलती है। तो फाइल मेन्यू में बेसिक चीजें क्या क्या है आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो गाइस, आपको जब फाइल मेन्यू में जाते हो तो आपको न्यू मिलता है। न्यू मीन्स न्यू जिसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको देखिए इस तरीके से न्यू विंडो, कोड करने के लिए एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट गाइस जाते हैं हम ओपन। ओपन पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अभी तो मैंने कोई प्रोग्राम इसमें बनाया नहीं है। ठीक है, यदि मैं कोई प्रोग्राम बना के सेव कर दूंगी तो उस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा ओपन ऑप्शन के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में गाइस वो फाइल्स होंगी जो आपने रिसेंटली क्लोज की है। सपोज अभी तो मैंने कोई भी फाइल बनाई नहीं है, मान लीजिए इसके पहले मैंने कोई फाइल बनाई होती तो वो फाइल मेरे यहाँ पे रिसेंट में मुझे मिल जाती। तो इसका आप बहुत ज्यादा यूज में आता है, जैसे कि आप अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं बनाया लेकिन आगे चल के आप कई सारे प्रोग्राम बनाओगे तो आपको कई बार जरूरत पड़ती है कि हमने प्रीवियस कौन सा प्रोग्राम बनाया था, प्रीवियस टू प्रीवियस कौन सा प्रोग्राम बनाया था। तो प्रीवियस के कुछ
रिसेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, सारे नहीं, रिसेंटली जो आपने अभी फ्रीक्वेंटली यूज किए हुए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे ओपन रिसेंट में मिल जाती है। ओके गाइस, तो जब हम प्रोग्राम करेंगे तब इन चीजों का बहुत अच्छे से यूज करेंगे और इनको अच्छे से डीप में देखेंगे। नेक्स्ट गाइस आगे बढ़ते हैं, तो आता है आपका स्केच बुक। स्केच बुक आपने जो जो कोड लिखा हुआ है, यानी आपने जो भी कोडिंग करी है उनकी लिस्ट को क्या करेगी, स्टोर करेगी। अभी तो मैंने कोई कोडिंग इसमें की हुई नहीं है, यदि अभी तक मैंने कोई कोडिंग नहीं की है तो अभी तो मेरे पास कोई स्टोर ही नहीं है कोई प्रोग्राम। यदि मेरे पास कोई प्रोग्राम स्टोर होते, जो भी मैंने कोड किया उनकी लिस्ट होती, मैंने मान लो 10 प्रोग्राम बनाए तो 10 प्रोग्राम की लिस्ट होगी मेरे सिस्टम में, है ना। तो जो भी मैं प्रोग्राम बनाऊंगी वो सारा का सारे प्रोग्राम हमारे स्केच बुक में क्या होते चले जाएंगे, स्टोर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्केच बुक क्या करती है, आप जो भी कोड करते हो या अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी प्रोग्राम बनाओगे वो स्केच बुक में स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं तो एग्जाम्पल। यहाँ पे गाइस ऑलरेडी जो आपका आईडी है इसमें कई सारे कोड पहले से लिखे हुए रखे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल पे जाते हैं तो देखिए बेसिक्स, अब इसमें देखिए ब्लिंक, है ना, कोई सा भी कोड ओपन कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करती हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे कोड पूरा लिखा हुआ है ना। वैसे तो आपको लिखना सीखना है, लेकिन आप देखना चाहे तो इस तरीके से कोडिंग होती है, कोडिंग पूरी की पूरी क्या है यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो आपकी एग्जाम्पल है इसमें क्या है, पहले से ही जो भी आपके आईडी डेवलपर है जिसने भी आपका ये आर्डिनो का आईडी बनाया है उसने क्या किया हुआ है, जो कई सारे प्रोग्राम पहले से इसके अंदर क्या कर रखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, आप इन एग्जाम्पल्स का भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट इनको चला सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट कम चलाएंगे क्योंकि हमको प्रोग्राम बनाना भी सीखना है। यदि आपने डायरेक्ट चला दिया तो आप प्रोग्राम बनाना नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, उसमें जरूरत पड़ी तो हम इनकी हेल्प भी ले सकते हैं। ओके ना, फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लोज, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल W। आप नाम से समझ गए कि हम इसको विंडो क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। यदि मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देती हूँ तो जो रिसेंटली फाइल मेरी ओपन थी वो बंद हो गई, अभी जो ओपन थी वो बंद हो गई, 2 फाइलें मेरी ओपन थी। ठीक है, मैं इसको भी बंद करके बता देती हूँ। यहाँ पे गए, क्लोज पे क्लिक किया और बोल रहा है कि आपको सेव, कोई चेंजेस आपको सेव करना है, मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या सेव करूंगी, नो किया तो देखिए क्लोज हो चुका है ना। दोबारा से हम अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। अब गाइस इसमें आगे चलते हैं तो ऑप्शन हमारे पास आता है सेव का। सेव आप सभी जानते हो, सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल S। सेव क्यों करते हैं, जैसे हम कोई भी कोड करते हैं, जैसे आप सभी जानते हो कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, जब तक आप अपने प्रोग्राम को सेव नहीं करते हो, यानी आप जब तक अपने वर्क को सेव नहीं करते हो, वो प्रोग्राम आपका रैम में स्टोर रहता है। और रैम में स्टोर होने से क्या प्रॉब्लम होती है, रैम में स्टोर होने से ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए मैं काम कर रही हूँ अपने कंप्यूटर पे और अचानक लाइट चली गई, या लैपटॉप पे काम कर रही हूँ अचानक मेरी लैपटॉप की जो बैटरी है वो खत्म हो गई, तो अगर वो खत्म होगी तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा या लैपटॉप बंद हो जाएगा। और अगर वो बंद हो गया और मेरा प्रोग्राम सेव नहीं है, वो रैम में है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम सेव नहीं करते हैं तब तक वो कोड या हमारा वर्क रैम में स्टोर होता है। ठीक है, तो अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो काम आपका रैम में स्टोर है। तो रैम में स्टोर होने से क्या होगा, जैसे ही कंप्यूटर की लाइट गई, आपकी रैम के अंदर रखा हुआ सारा डेटा क्या हो जाता है, उड़ जाता है, क्योंकि आपकी रैम को जो सपोर्ट है वो बिजली के द्वारा ही मिलता है। ठीक है, और रैम को जैसे बिजली मिलनी बंद हो जाती है, रैम की मेमोरी रखा हुआ डेटा उड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको जरूरत है अपने प्रोग्राम को सेव करने की। तो जो भी आप काम कर रहे हो उस प्रोग्राम को आपको सेव करना है। अब प्रोग्राम सेव करने के 2 तरीके, एक तो कंट्रोल S, दूसरा सेव S। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल S और सेव S की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट S। अब सेव और सेव S में क्या अंतर है, देखिए जब आप फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, जैसे मैंने सेव के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, अब मैंने क्लिक तो सेव पे किया, लेकिन जब मैं पहली बार सेव करती हूँ तो प्रोग्राम मेरा सेव नहीं होता, वो सेव एस पर जाता है। ठीक है, तो चाहो तो आप सेव पे क्लिक करके यहाँ आ जाओ, है ना, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सेव करना चाहते हो या तो आप सेव पे क्लिक कर दो, तभी वो बाय डिफॉल्ट आपको सेव एस पर लाता है, सेव पर नहीं ले जाएगा, सेव एस पर लाता है पहली बार में। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सेव स्केच फोल्डर एस, एस लिखा हुआ है लास्ट में,
और सेम चीज है, आप चाहे सेव पर जाओ चाहे आप सेव एज पर जाओ, सेम चीज है। सेव एज का यूज होता है फर्स्ट टाइम। जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम को सेव करते हो तो भले आपने सेव बटन दबाया है, सिस्टम आपको सेव एज का ही वर्क करवाता है। यानी फर्स्ट टाइम आपका सेव एज ही काम करता है। सेव एज जिसमें हम बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस लोकेशन पे जाके सेव होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइल का नाम यदि चाहते हो तो फाइल का नेम लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए आप कहाँ सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए, लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी पे क्लिक कर दीजिए। तो सेव एज के द्वारा आप अपने डाटा को कहाँ सेव करना चाहते हो वो चीज कर सकते हो, ठीक है। कहाँ सेव करना चाहते हो, साथ ही साथ किस नाम से सेव करना चाहते हो, वो सारी चीजों का काम होता है सेव एज में, ठीक है। तो सेव एज यूज होता है फर्स्ट टाइम, जैसे पहली बार अपने प्रोग्राम को सेव करते हो तब सेव की यूज नहीं होता, तब सेव एज यूज होता है अपने आप ही, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बार जब आपने प्रोग्राम ना सेव एज कर दिया है, यानी आपने अपनी लोकेशन पे सेट कर दिया, फिर हमेशा भले ही आप उसको सेव करते रहो, ठीक है। तो ये सेव और सेव एज में अंतर होता है। सेव एज सिर्फ फर्स्ट टाइम, या फिर अगर आप मान लो कि अपना प्रोग्राम बीच में बनाते बनाते चाहते हो कि हम कहीं और जाके सेव कर दें, किसी और नाम से सेव कर दें, तो सेव एज का यूज करो। यानी फाइल को पर्टिकुलर लोकेशन पे रखने के लिए, स्टोर करने के लिए सेव एज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने प्रॉपर जगह पे रखा है पहली बार में तो सेव एज का यूज एक ही बार होगा। यदि आप जगह बदलना चाहते हो, फाइल का नाम बदलना चाहते हो, सेव एज का यूज बार बार होगा, ठीक है। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर जगह पे रखना चाहते हो, पर्टिकुलर फाइल देना चाहते हो, तब यूज होता है सेव एज का। और जब एक बार प्रोग्राम पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव हो चुका है सेव एज के द्वारा, उसके बाद जितनी भी बार आप यूज करोगे सेव का ही यूज करोगे, यानी कंट्रोल एस का ही यूज करोगे, ठीक है। और फिर दूसरी बात मेरी ध्यान से देख लेना कि यदि आप फर्स्ट टाइम सेव ऑप्शन पे भी क्लिक करते हो या कंट्रोल एस भी प्रिंट करते हो, तब भी सिस्टम आपको सेव पे नहीं ले जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपको सेव से कहाँ ले जाएगा, सेव एस पे, फर्स्ट टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम। उसके बाद वो सेव करेगा आपका प्रोग्राम, ओके ना। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नेक्स्ट आता है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पेज के सेटअप करने के कई सारे ऑप्शंस हमें सामने मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखिए साइज दिख रहा है, लेटर का साइज है। ओरिएंटेशन में हमें दो ओरिएंटेशन मिलते हैं, एक तो पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तो आप जैसा भी अपना पेज चाहते हैं वैसा पेज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट चाहते हो तो पोर्ट्रेट सेट करो, लैंडस्केप चाहते हो तो लैंडस्केप सेट करो। यहाँ पे देखिए जैसा भी आपका आर्किटेक्चर होगा वो यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, यानी आपका पेज का सेटअप का जो प्रीव्यू है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लैंडस्केप में देखिए इस तरीके से दिख रहा है, और बहुत ध्यान से देखिए यदि मैंने पोर्ट्रेट किया तो चेंज हो गया। उसके बाद आप इनके साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप जो भी साइज पसंद करते हो उस साइज में आप अपना पेज बना सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हमको लेटर दिया था, लेटर ही सेट कर दिया मैंने। आप जो भी मर्जी में आप वो सेट कर सकते हो, ओके किया ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट। यदि हमें अपने कोड का प्रिंट लेना है तो कंट्रोल P प्रेस करना होगा। अभी तो देखिए मेरे सिस्टम से कोई सा भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, मुझे प्रिंट लेना नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रिंट लेना सीख जाएंगे, ठीक है। अभी तो इतना जान लीजिए, प्रिंट पर जस्ट क्लिक करके जो आपका पेज है वो प्रिंट हो जाता है। दूसरी चीज और देख लीजिए, जब आप यदि प्रिंट नहीं लेना चाहते तो आपकी जो फाइल है वो PDF के फॉर्म में भी सेव हो सकती है। यहाँ पे लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोड किया है और आप चाहते हैं कि इसकी PDF बन जाए, तो जस्ट फाइल पे जाइए, प्रिंट पे जाइए, और ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो आपका जो डाटा है PDF के फॉर्म में सेव हो जाएगा, ओके ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको मिलता है प्रेफरेंस। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल कॉमा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, या फिर अपने सिस्टम से कंट्रोल कॉमा प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्लस कॉमा के की प्रेस किए। तो यहाँ पे देखिए मुझे पेज सेटअप के बारे में सारी चीजें पता चल रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेफरेंस यानी मैं किस चीज को प्रेफर करूंगी वो सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। इसमें हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज ये जो लेंथ दिख रही है आपको, टेक्स्ट की दिख रहा है ना, वॉइड सेटअप, और ये वॉइड लूप, और इसके आगे जो भी कमेंट में लिखा हुआ है डबल स्लैश लगा के, वो सब मुझे
ऐसा लग रहा है कि जो लेटर्स है वो बहुत स्मॉल है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो सेटिंग है वो 12 आती है। मैं एक काम करती हूँ, इसकी सेटिंग 20 कर देती हूँ। 20 करने से क्या होगा, मेरा जो कोड है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। देख लेते हुआ या नहीं हुआ। देखिए कोड का साइज बड़ा हो चुका है। ठीक है, और भी कई सारी हम इसमें पेज से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं। तो जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है डिस्प्ले द नंबर। अभी हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्राम पढ़ेंगे आगे आगे इन सबके बारे में हम सीख जाएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम बेसिक चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे ऑप्शन है डिस्प्ले लाइन नंबर, तो देखिए जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके करा तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सारी लाइन नंबर्स, यानी मेरी प्रत्येक लाइन कौन सी लाइन पे कौन सा कोड लिखा हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई आ गई। ठीक है, मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको हटा देती हूँ। और ये जो 20 मैंने सेट किया था इसको मैं 25 तक कर देती हूँ और यहाँ पे सेट कर देती हूँ, ताकि जो लेटर्स है वो अच्छे से बड़े टाइप होंगे तो आपको वीडियो में अच्छे से दिखेंगे लेटर्स। ओके ओके कर दिया मैंने। नेक्स्ट गाइस आगे बढ़ते हैं, तो अब हमको मिलता है यहाँ पे क्विट ऑप्शन। क्विट ऑप्शन क्या करता है, क्विट ऑप्शन आपको आपके आर्डिनो बोर्ड से क्विट कर देगा, यानी बाहर निकाल देगा। तो देखिए आर्डिनो बोर्ड से आप बाहर हो गए। अब यहाँ पे गाइस देखने वाली बात ये है, मैं दोबारा से आर्डिनो को ओपन करती हूँ। ओके, अब गाइस यहाँ पे सोचने समझने वाली बात यह है कि आपने बंद करने के 2 ऑप्शन पड़े, एक तो क्लोज और दूसरा क्विट। इन दोनों में अंतर क्या है देख लेते हैं। जैसे कि गाइस आपकी फर्स्ट फाइल खुली हुई है, अब मैंने यहाँ पे एक और फाइल खोल ली और गाइस मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और फाइल खोल ली। अब ये 2 फाइलें खुली हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइल पर जाती हूँ और बोल देती हूँ, ये बेसिकली जो फाइल है वो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मिनिमाइज हो रही है। ये 1 मिनिमाइज कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, वो क्या आपकी विंडो के पीछे क्या है, छुप जाती है। अब इसकी भी विंडो क्या साइज क्या मैं छोटी कर देती हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पे 3 पेज दिख रहे हैं। अब इसमें यदि मैं यहाँ पर बोलती हूँ क्विट, तो क्या हुआ, मेरे जितने भी पेज ओपन थे वो सारे के सारे क्विट हो गए, सारे के सारे चले गए। ठीक है, अब अंतर क्लोज में देख लेना, क्लोज में क्या होगा। मैंने फिर से ओपन किया आर्डिनो, ठीक है। अब हम कंट्रोल एन की सहायता से न्यू फाइल लेते हैं। अभी तक तो हम फाइल पे जाते न्यू पे क्लिक कर रहे थे, हम चाहे तो ऐसे ले सकते हैं, चाहे तो कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एन, अच्छा कंट्रोल एन प्रेस करें तब ध्यान रखना कि आपका ये जो यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए, यानी आपका जो कर्सर है ना वो ऑर्डिनो के ऊपर क्लिक करके आप ऑर्डिनो जो आपको ये सेटअप है ना, इसको ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। यदि मान लीजिए आप कहीं और क्लिक कर रहे हो, जब आपने कहीं और क्लिक किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप, नॉर्मल डेस्कटॉप पे क्लिक करा है, तो देखिए ये जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, मेरे टाइटल बार में जो लिखा हुआ है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो अगर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो भले मैं यहाँ पे कंट्रोल एन कितनी बार प्रेस करूं, मेरी जो ऑर्डिनो है वो ओपन नहीं होगी, वो न्यू फाइल ओपन नहीं होगी, है ना। तो अगर आपको ऑर्डिनो ही ओपन करना है, यदि आप ऑर्डिनो के सॉफ्टवेयर को ही न्यू फाइल लेना चाहते हो, तो इसमें से किसी भी जो भी आपने ओपन किया है उसको क्या कर दो, जस्ट क्लिक कर दो। क्लिक करने से देखिए वो हाईलाइट हो गया। इसके पहले लाइट दिख रहा था ना, दोबारा बता देती हूँ, देखिए लाइट हो गया। अब इसके ऊपर जस्ट क्लिक किया तो हाईलाइट हो गया, तो ये एक्टिव हो गई एक तरीके से विंडो। अब मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगी तो न्यू विंडो ओपन हो चुकी। ओके, अब हम चलते हैं। अभी आपने क्विट देखा था, कंट्रोल प्लस क्यू इसकी शॉर्टकट की है, सारे के सारी फाइल्स आपकी क्या हो गई थी, एक साथ बंद हो गई थी। लेकिन अब हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, यानी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए या क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज करने से क्या हो रहा है, पर्टिकुलर फाइल ही क्लोज हो रही है, सारी की सारी फाइल्स क्लोज नहीं हो रही है। तो क्लोज क्या करती है, आपकी पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करती है। और क्विट क्या करती है, क्विट आपको जितनी भी आपकी फाइलें खुली थी सारी की सारी फाइलों से हटा देती है, यानी सारी की सारी फाइलों को हटा देती है, सारी की सारी फाइलों को क्विट कर देती है। ओके, सो ये चीज होती है क्विट। सो क्विट एंड क्लोज में अंतर पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज क्विट और क्लोज का हमने प्रैक्टिकल देखा है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब हम
आगे बढ़ते हैं, तब हमको यहाँ पे मिलता है एडिट। बेसिकली एडिट से आप क्या समझ रहे हो? एडिट से मतलब किसी भी चीज को एडिट करना। अब एडिट कब करोगे? जब कोई चीज आपके पास होगी। तो एडिट मेन्यू का बेसिकली यूज करते हैं जैसे कि आपके पास कोई कोड अवेलेबल है तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, कट करके पेस्ट कर दो। ठीक है, आपने जो भी कॉपी की है उसको अलग अलग प्रकार से, जैसे यदि आपने HTML पढ़ी हो, हमारे प्लेलिस्ट में HTML भी है, तो जो आपने कोड लिखा है उसको चाहो तो HTML के तरीके से भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव फॉर फॉरम, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फॉरम के बारे में ज्यादा बताऊंगी तो आप नहीं समझ पाओगे, तो अभी नहीं हमें समझ में आएगा। जब हम आगे कोड करेंगे तब इसको अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई सारी एडिटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अपने प्रोग्राम पढ़ेंगे, उसमें हम ये सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे। एडिट के आगे चलते हैं तो अब हमको यहाँ पे मिलता है स्केच। स्केच क्यों यूज होता है? देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो आईडी एनवायरनमेंट है उसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, सबसे खास दो पार्ट हैं। एक होता है एडिटर, दूसरा होता है कंपाइलर। ठीक, ये आईडी एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं ना। मतलब ये जो आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये मेन्यू बार के 5 पॉइंट्स जो हम पढ़ रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि आर्डिनो आईडी के दो बेसिक पार्ट्स बताओ, तो दो बेसिक पार्ट्स उसके एडिटर और कंपाइलर ही है। ठीक है, और यदि पूछा जाता है आर्डिनो आईडी के मेन्यू बार के बारे में बताओ, तब आपको ये सारी चीजें, फाइल, एडिट, स्केच, ये सारी चीजें आपको, तब फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स, ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, और नेक्स्ट एक और आता है हेल्प। ठीक है, तो ये पांचों चीजें तब आपको बतानी है। ओके, सो अभी हम आईडी एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो एक तो आपने एडिटर देख लिया। दूसरे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आईडी एनवायरनमेंट में बेसिक जो सबसे खास पार्ट होता है, एक तो एडिटर, दूसरा होता है कंपाइलर। कंपाइलर हमने डिस्कस किया था, कंपाइलर क्यों यूज होता है? ताकि हमारा जो हाई लेवल में लिखा हुआ कोड है ये मशीन की भाषा में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, और दूसरी चीज, यदि हम कोड लिखने में कोई गलती करते हैं तो कंपाइलर हमको बता दे कि आपने क्या गलती की है। तो आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ मिलेगा? स्केच पर। ठीक है, आपको जो प्रोग्राम आप बेसिकली बना रहे हो ना, इस प्रोग्राम को आपको कंपाइल भी करना होगा, आपके आर्डिनो बोर्ड पे स्टोर भी करना होगा। जैसे कि हमने गाइस प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो बोर्ड है आपका आर्डिनो, उसमें भी क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, जिसमें डाटा क्या होता है? स्टोर होता है। तो बेसिकली आपकी वो चिप है, आपकी जो आर्डिनो बोर्ड है उसमें चिप होंगी जिसमें आपका कोड क्या होगा? स्टोर होगा। तो आपको अपने कोड को आर्डिनो बोर्ड, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो में जो हमने आर्डिनो बोर्ड देखा था, हमने उसको अटैच भी किया था यूएसबी पिन के द्वारा। ठीक है, तो उस बोर्ड पे आपका जो फाइल है, प्रोग्राम बनाते हैं, वो अपलोड भी होती है। ठीक है, तो वो अपलोड कहाँ होगी? वहां पे एक चिप होती है, जिस चिप के अंदर आपका प्रोग्राम जाके क्या होता है? अपलोड होता है। तो जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना हो, वेरीफाई करना हो, अपलोड करना हो, तो ये सारी चीजें होती है स्केच ऑप्शन की मदद से। तो ये सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं स्केच ऑप्शन में। ओके, आगे और भी सारी चीजें हैं जिनका हम आगे और डिस्कस करेंगे डीप में। नेक्स्ट आता है गाइस आपका टूल्स। मेनली जो टूल्स है वो आपके यूज होते हैं टेस्टिंग के लिए। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तब गाइस आप सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग भी करोगे कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सही है या नहीं। ठीक है, ये इसमें गलती तो क्या गलती है, सारी टेस्टिंग्स आप करोगे। तो ये जो टेस्टिंग है ये यूजुअली तो ये टेस्टिंग है, ये यूजुअली हम किसकी मदद से करते हैं? टूल्स की मदद से। तो टूल्स के अंदर हमको कई सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। अब टूल्स में जो सबसे खास चीज है वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे अगर ऑप्शन आता है बोर्ड, आर्डिनो, यूनो। देखिए, जो आपका आर्डिनो बोर्ड होता है वो कई प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट आर्डिनो बोर्ड्स, यहाँ पे देखिए कई सारे आर्डिनो बोर्ड्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो जिस भी टाइप का आपका आर्डिनो बोर्ड वो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। मैंने जो आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था आर्डिनो हार्डवेयर, वो आर्डिनो था आपका यूनो। ठीक है, तो इसलिए मेरे सिस्टम पे यूनो क्या हो रहा है? सिलेक्ट हो रहा है। यदि आपके सिस्टम में कोई और हो, यदि आपके पास कोई और आर्डिनो हो, तो फिर आप कोई और आर्डिनो का यहाँ पे नाम दे सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली जो आपके टूल्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, आपका जो आर्डिनो बोर्ड है वो कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा कनेक्ट करना है, उन सब पर्पस के लिए हम टूल्स ऑप्शन का यूज करते हैं।
फिर लास्ट ऑप्शन आता है आपका हेल्प। नाम से समझ में आ रहा है हेल्प मीन्स मदद करना, ठीक है। तो आपको अपने आर्डिनो बोर्ड पे, जैसे कि आप भी न्यू हो, ठीक है, तब आपको अपने आर्डिनो बोर्ड पे किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आप सेटअप जमाओगे, क्या क्या करोगे, वो सारी गाइड आपको यहाँ हेल्प मेन्यू के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीजें से गेट इन स्टार्टेड, यानी किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए देखिए पूरी ट्यूटोरियल बना हुआ है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें, एनवायरनमेंट, जैसे हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो एनवायरनमेंट की भी सारी बातें यहाँ पे देखिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर आईडी, तो देखिए आईडी के बारे में भी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आप पूरा ट्यूटोरियल लेके लर्न कर सकते हो कि आर्डिनो बोर्ड क्या क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है। बट यदि आप इसको पढ़ने बैठोगे तो काफी डीप में आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ तक जाना है। इसलिए आप अभी तो वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, लेकिन आपको डीप लर्निंग के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी तो गाइस हमको सिलेबस कवर करना है, तो जिस अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में हम उतना ही अभी पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो ये चीज आपने देखी मेन्यू बार की। अब मेन्यू बार के आगे बढ़ते हैं, तो गाइस अब देखिए आपको ये इस तरीके से ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं गाइस टूल बार। तो टूल बार में देखिए यदि आप सबसे पहले आते हैं तो आपको एक राइट का निशान मिलता है और इसको हम बोलते हैं वेरीफाई। वेरीफाई का यूज होता है जब आप अपना कोड लिख देंगे तब आप उस कोड को यहाँ से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरिफिकेशन क्या होता है, आपने देखा होगा ना, आप कई फॉर्म भरते हो तो आप अपनी मार्कशीट अपलोड करते हो। जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे होते हैं आजकल, तो ऑनलाइन आपने मार्कशीट अपलोड कर दी। अब जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उससे वेरिफिकेशन होता है कि आपने सही मार्कशीट जमा की थी या नहीं, यानी ऑनलाइन आपने सही मार्कशीट लगाई थी या नहीं लगाई थी, यानी आपका वेरिफिकेशन होता है। इसी प्रकार आप जो प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम का पहले तो वेरिफिकेशन होता है कि वो जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो प्रोग्राम सही है या नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका एरो की। एरो की को हम बोलते हैं अपलोड की, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे, कोड लिखोगे, उस कोड को आपको अपने आर्डिनो बोर्ड के ऊपर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये जो एरो की है इसी की मदद से आप अपने कोड को आर्डिनो बोर्ड के ऊपर अपलोड कर सकते हो। जब हम प्रोग्राम करेंगे गाइस तब सीखेंगे किस तरीके से इनको अपलोड किया जाता है, ठीक है। फिर है न्यू। न्यू क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए आप उसका शेप यदि गौर से देखोगे तो डॉटेड पेपर की तरह दिख रहा है, ठीक है। पेपर है, इसमें डॉट है, तो ये जो डॉटेड पेपर है ये यूज किया जाता है न्यू फाइल को बनाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से भी न्यू फाइल आ गई, ठीक है। सेम कंट्रोल एन की सहायता से जो काम हम कर रहे थे वही काम आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये न्यू पे भी क्लिक करके और न्यू फाइल को ओपन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है ओपन। ओपन समझ में आ गया कि ओपन का जो निशान है वो क्या है, अपवर्ड एरो। अपवर्ड यानी ऐसा एरो का निशान जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई फाइल ओपन करना हो, सो ओपन क्या है, जो भी फाइल इसके अंदर बनी हुई रखी, यदि आप उन्हें ओपन करना चाहते हो तो आप उन फाइलों को ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने अभी फाइल में पढ़ा था कि फाइल में क्या होते हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स जिनके अंदर पहले से कोड लिखा हुआ है। यदि आप उन कोड्स को ओपन करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो फाइल में जाके आप एग्जाम्पल्स पे जाइए, अदरवाइज, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। अदरवाइज आप यहाँ से ओपन पर चले जाइए। तो ओपन पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी जो भी प्रोग्राम है जो इसमें पहले से स्टोर है वो भी सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको जो भी प्रोग्राम चाहिए वहां पे आप क्लिक कर दीजिए, वो प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी हम इनको रन करके नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी आपको प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है उसके ABCD भी नहीं पता, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप इसके आर्किटेक्चर के बारे में जान लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो यानी ऐसा एरो जो कि डाउनवर्ड, जिसकी दिशा जो है वो डाउन साइड है, ठीक है। अब ये क्यों यूज होता है, देखिए जैसे मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आ रही हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है सेव। ये यूज होता है डेटा को सेव करने के लिए, यानी जो रनिंग कोड है उसको सेव करने के लिए। तो अगर आप कोई कोड यहाँ पे लिखते हो, तो मैंने बताया था यदि आप कोई भी कोड लिखते हो, आपका आर्डिनो सॉफ्टवेयर हो या कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, कोई सी भी आईडी हो, ठीक है, आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हो और वो सेव नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो रैम में सेव होता है। और रैम में सेव होने से प्रॉब्लम क्या है, जैसे लाइट चली गई या आपके लैपटॉप की बिजली चली गई, आपका सारा के सारा डेटा उड़ जाएगा।
ठीक, तो इसलिए हमको फाइल सेव करनी होती है। अब सेव करने के लिए हमने 2-3 ऑप्शन देख ली। तो फाइल में जाओ, सेव पे क्लिक करो, यानी कंट्रोल एस प्रेस करो। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट एस दबाओ। अदरवाइज थर्ड ऑप्शन हमको यहाँ पे फिर मिलता है, जो कि डाउनवर्ड एरो से बताया जाता है। तो डाउनवर्ड एरो आपके फाइल को सेव करने के लिए यूज में आता है। तो आप फाइल कहीं से भी सेव कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से सेव कर दो, चाहो तो फाइल मेन्यू में जाके और सेव पे जाके क्लिक कर दो, या फिर कंट्रोल एस प्रेस कर दो और फर्स्ट टाइम सेव करो सबसे पहली बार तो कंट्रोल शिफ्ट एस को प्रेस कर दो। ठीक है, फिर ये हमने देखी था गाइस, जो एडिटर इसको हम बेसिकली, ये जो एडिटर इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को लिखेंगे। तो ये जो पूरा एरिया है गाइस, ये कहलाता है हमारा टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लैक कलर की जो विंडो दिख रही है, ये है आपका आउटपुट एरिया। जो भी आपका प्रोग्राम है उसका आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तो कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि मैंने कोई प्रोग्राम भी नहीं बनाया और आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट भी नहीं किया हुआ है, तो कोई भी आउटपुट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं प्रोग्राम प्रॉपर बनाती, आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट होता है या सिमुलेशन पे वर्क कर रही होती, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है इस आउटपुट पैनल में। ठीक है, तो गाइस ये थी पूरी आपका आईडी का एनवायरमेंट। आई होप आपको आईडी एनवायरमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। गाइस इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम यदि वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सारी चीजें डिटेल्स में आपके पास अवेलेबल है आपके इस चैनल पे। खास तौर पर ओ लेवल से रिलेटेड सारा का सारा ट्यूटोरियल हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है और बहुत ही सरल भाषा में अवेलेबल है। ओके गाइस, तो यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।